हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद काशी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री कंसोल्ड पेपर 2025 के सेट नंबर 2 पेपर कोड 347 केबी के पार्ट 5 को करने वाले हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले वाली वीडियोस में हमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 किया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, आप वहाँ से जाकर जरूर देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो को। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, हर बार क्या होता है, हर बार क्लास 12 केमिस्ट्री में यानी कि हमारी जो बोर्ड एग्जाम में क्या होता है, 12th में हर बार 7 पेपर सेट बनते हैं जो कि हर जिले के अलग अलग होते हैं। यानी कि हमारे पास जो 2025 के पेपर्स हैं वो है 7 पेपर्स। और देखिए, उनमें हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो देखिए, मैं आपको यही सलाह दूंगी कि आपको क्या करना है, आपको पहले क्लास 12 केमिस्ट्री का सिलेबस कंप्लीट करना है। उसके बाद आपको बस पिछले 5 वर्षों में आए हुए क्वेश्चंस को तैयार कर लेना है। क्योंकि देखिए, हमारा जो केमिस्ट्री का सिलेबस फिक्स है, तो हमारे जो क्वेश्चंस होते हैं ये रिपीट होते हैं। चाहे 2025 की बात करें, 2024 की बात करें, तो मैं आपको सलाह दूंगी, आपको 2020 से 2025 तक जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं आपको उनको अच्छे से तैयार कर लेना है, क्योंकि तभी आपके पूरे में से पूरे मार्क्स आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इससे पहले वाली वीडियो में हमने सेट नंबर 1 पेपर कोड 347 के का सॉल्यूशन कराया था। अगर आपने वो वीडियोस भी नहीं देखी तो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ से जाकर जरूर देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो को। तो देखिए, प्रश्न नंबर 6 का पार्ट करने वाले हैं आज की वीडियो में हम। तो हेलो एल्केन में ध्रुवण, घ्रुवणता, कायरलता, धारण, प्रतिलोमन तथा रश्मिकरण को समझाइए, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली 5 मार्क्स का पूछा गया था। अब हम अनसोल्ड पेपर में देख लेते हैं कि आज की वीडियो में हम कौन कौन से क्वेश्चन करने वाले हैं, और आप उन क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो चलिए देखिए, तो देखिए, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट। देखिए, यहाँ तक हमने कल वाली वीडियो में यानी कि पार्ट 4 में कर लिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ से जाकर जरूर देख सकते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट में जो अथवा करके आया था ना, हेलो एल्केन में ध्रुवण, घ्रुवणता, कायरलता, धारण, प्रतिलोमन तथा रश्मिकरण को समझाइए। तो आज की वीडियो में हम ये अथवा वाले क्वेश्चन से करने वाले हैं। तो आज की वीडियो में हम इस वाले क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद हम ख पार्ट के प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक अल्कोहल के निर्जलीकरण अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण लिखिए तथा प्राथमिक अल्कोहल के निर्जलीकरण की क्रियाविधि लिखिए। इस क्वेश्चन को भी करने वाले हैं। उसके बाद हम ये जो अथवा में जो क्वेश्चन पूछा गया है कि फिनॉल से निम्नलिखित प्राप्त करने का रासायनिक समीकरण लिखिए, तो हम आज की वीडियो में इस क्वेश्चन को भी करने वाले हैं। और उसके आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट, कीटोनों के विरचन की 5 विधियों का रासायनिक समीकरण लिखिए। यानी कि आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 के का पार्ट जो अथवा में आया था उससे लेकर क्वेश्चन नंबर 6 के का पार्ट यहाँ तक करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और फ्रेंड्स, एक बात और, ये टिप्स आपके साथ कोई शेयर नहीं करेगा। देखिए, आपको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है ना, तो फिर इसमें हमसे ये क्वेश्चन पूछा गया है 5 मार्क्स में। और देखिए, अथवा करके यानी कि आपको या तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर देना है या आपको इस वाले क्वेश्चन का आंसर देना है। तो और देखिए, खा पार्ट में भी हमारे पास ये क्वेश्चन आया है, उसके बाद बोला गया अथवा करके। और इसी प्रकार देखिए, 7th क्वेश्चन में भी या तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर दो या इस क्वेश्चन का आंसर दो। यानी कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये जो हमारा पेपर सेट है इसमें ही हमारे पास कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, यानी कि जो कि 5-5 मार्क्स के हो। और देखिए, हर बार 7 पेपर सेट बनते हैं, तो देखिए हर सेट में कितने कितने दीर्घ क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे। तो मैं आपको यही सलाह दूंगी, आपको बस अनसोल्ड पेपर सॉल्व करना है और उसकी अच्छे से तैयारी कर लेनी है। यकीन मानिए, आपके पूरे में से पूरे मार्क्स तभी आ सकते हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस है ये क्वेश्चंस हमारे स्टैंडर्ड क्वेश्चंस जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम के टीचर्स ने बनाए हुए हैं। यानी कि जो बोर्ड वाले जो टीचर्स होते हैं उन्होंने बनाए हुए हैं, तो स्टैंडर्ड क्वेश्चंस है। आपको क्या करना है, आपको कोई और सा मॉडल पेपर उठाकर नहीं उसकी तैयारी करनी, क्योंकि वो क्वेश्चंस स्टैंडर्ड क्वेश्चंस नहीं होते, स्टैंडर्ड क्वेश्चंस है ये जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं। तो आपको इनको अच्छे से तैयार कर लेना है। और आपको कौन से सब्जेक्ट का अनसोल्ड चाहिए आप कमेंट करके ज़रूर बताना, हम उसका सॉल्यूशन ज़रूर कराएंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं हम अपने क्वेश्चन को। और फ्रेंड्स, आप अपना नाम और आप कहाँ से और इस बार आपका कितने मार्क्स लाने का टारगेट है कमेंट करके ज़रूर बताना। इससे क्या होगा, इससे हमें पता चलेगा हमारी वीडियो कहाँ कहाँ तक पहुँच पा रही है और किन किन लोगों को हेल्प मिल पा रही है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, हेलो एल्केन में ध्रुवण, घ्रुवणता, कायरलता, धारण, प्रतिलोमन तथा रश्मिकरण को समझाइए। देखिए, डायरेक्टली 5 मार्क्स का पूछा गया है। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं ध्रुवण, घ्रुवणता क्या होता है। तो देखिए, यहाँ पर कुछ यौगिकों के विलयन में से समतल ध्रुवित प्रकाश गुजारे जाने पर यह इस प्रकाश के तल को घूर्णित कर देते हैं। इस प्रकार के यौगिक ध्रुवण घूर्णकता यौगिक यानी कि प्रकाशिक सक्रिय पदार्थ कहते हैं। फिर से देखिए, ध्रुवण घूर्णकता क्या होता है। तो देखिए, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं
कि इसकी परिभाषा है, कुछ यौगिकों के विलयन में से समतल ध्रुवित प्रकाश गुजारे जाने पर यह इस प्रकाश के तल को घूर्णित कर देता है। क्या कर देता है? घूर्णित कर देता है। यानी कि समझिए, कुछ जो यौगिक के विलयन में से समतल ध्रुवित प्रकाश गुजारे जाने पर यह इस प्रकाश के तल को घूर्णित कर देता है। इस प्रकार के यौगिक ध्रुवण घूर्णता यौगिक कहलाते हैं, यानी कि प्रकाशिक सक्रिय पदार्थ कहलाते हैं। आप देखिए यहाँ पर, देखिए ये क्या है? ये हमारा सामान्य प्रकाश। कैसा प्रकाश है? सामान्य प्रकाश है। ठीक है, ये सामान्य प्रकाश इस प्रकार पड़ रहा है। ये हमारा निकोल प्रिज्म और ये है समतल ध्रुवित प्रकाश। क्या ये हमारा समतल ध्रुवित प्रकाश है। और ये विलायक मान लीजिए विलयन से भरी हमारी कांच की नली है। ठीक है, और ये भी हमारा निकोल प्रिज्म है। तो देखिए, जब प्रकाश ऐसे पड़ेगा तो क्या हो जाएगा? ये अपने यहाँ पर आकर ये अपने मार्ग से विचलित हो जाएगा। ये अपने मार्ग से क्या हो गया? ये अपने मार्ग से विचलित हो गया। ठीक है, ये अपने मार्ग से विचलित हो गया और विचलित होकर ये क्या बना रहा है? ये यहाँ पर थीटा कोण बना रहा है। तो ये हमारा ध्रुवण गुणकता है कि कुछ यौगिकों के विलयन में से समतल ध्रुवित प्रकाश गुजारे जाने पर यह इस प्रकाश के तल को घूर्णित कर देते हैं। इस प्रकार के यौगिक ध्रुवण गुणकता यौगिक यानी कि प्रकाशिक सक्रिय पदार्थ कहते हैं। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको ये अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, आगे बात आती है कायरलता की। तो देखिए कायरलता क्या होता है? तो देखिए कायरलता वे वस्तुएं जो अपने दर्पण प्रतिबिंब पर पूरी तरह अध्यारोपित नहीं होती, यानी कि नॉन सुपर इम्पॉसिबल, वो कायरल वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे जूतों की जोड़ी और हथेली। अध्यारोपित का मतलब क्या होता है? देखिए समझिए, कायरलता में क्या होता है कि वे वस्तुएं जो अपने दर्पण यानी कि शीशे, दर्पण प्रतिबिंब यानी कि शीशे पर पूरी तरह अध्यारोपित नहीं होती। अध्यारोपित यानी कि पूरी तरह नहीं ढकती है, तो वो क्या कहलाएंगी? वो हमारी कायरल वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे जूते की जोड़ी और हथेली। हथेली कैसे? देखिए ये हमारी हथेली है। ठीक है, यहाँ पर आपको हथेली दिखाई दे रही है। तो इस पर जब हम अपनी दूसरी हथेली रखेंगे तो ये क्या है? ये इसको नहीं छिपा रही, यानी कि हमारे ये उंगली भी दिखाई दे रही है, ये भी उंगली दिखाई दे रही है, यानी कि ये क्या कर रही है? ये इसको नहीं छिपा रही है, छिपा ही नहीं पा रही। जैसे कि जूतों की जोड़ी, हमने एक जूता लिया और दूसरा जूता हमने वैसे लिया, उसको हमने उसके ऊपर रखा, तो देखिए हमें क्या दिखाई दे रहा है? हमें नीचे वाला जूता भी अच्छे से दिखाई देगा। इसी प्रकार हथेली भी दूसरी हथेली से नहीं छुपेगी या ढकेगी। ठीक है, तो ये होती है कायरल वस्तुएं। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको इतना तो अच्छे से समझ में आ गया होगा कि वे वस्तुएं जो अपने दर्पण प्रतिबिंब पर पूरी तरह अध्यारोपित नहीं होती, नॉन सुपर इम्पॉसिबल यानी कि कायरल वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे जूतों की जोड़ी, हथेली। अब देखिए आगे, यदि एक कार्बनिक अणु में किसी कार्बन से जुड़े चारों समूह भिन्न होते हैं, यदि क्या है? एक कार्बनिक अणु में किसी कार्बन से जुड़े चारों समूह क्या होंगे? भिन्न होंगे, तो ऐसे कार्बन को असम्मित कार्बन या कायरल कार्बन कहते हैं। ऐसे अणु अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित नहीं होते। यानी कि आप चाहे तो ये वाली परिभाषा लिख लो या ये वाली परिभाषा लिख लो, तब भी आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो देखिए कायरलता क्या होती है कि वे वस्तुएं जो अपने दर्पण प्रतिबिंब पर पूरी तरह अध्यारोपित नहीं होते, यानी कि नहीं ढके हुए होते। या हमने एक चप्पल ले ली, उस पर हमने दूसरी चप्पल डाल दी, तो हमें तब भी नीचे वाली चप्पल दिखाई देगी क्योंकि वो अध्यारोपित नहीं हुई है। तो वही हमारी कायरल वस्तुएं कहलाएंगी, जैसे जूतों की जोड़ी और हथेली। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। और देखिए इसकी अन्य परिभाषा ये है, यदि एक कार्बनिक अणु में से किसी कार्बन से जुड़े चारों समूह भिन्न होते हैं, तो ऐसे कार्बन को असम्मित कार्बन या कायरल कार्बन कहते हैं। ऐसे अणु अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित नहीं होता है। अब देखिए फ्रेंड्स बात करेंगे इसके एग्जाम्पल की। उससे पहले समझ लेते हैं, यहाँ पर तो आपसे इस बार तो कायरलता पूछा गया था, लेकिन क्या पता आगे आपसे अकायरलता पूछ ले। तो अकायरलता क्या होगी कि वे वस्तुएं जो अपने दर्पण प्रतिबिंब पर पूरी तरह अध्यारोपित होती हैं, वो अकायरल वस्तुएं कहलाती हैं। आप चाहे तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल को। अब जैसे कि एग्जाम्पल में देखिए, एग्जाम्पल इसका 2-क्लोरोब्यूटेन। क्या है इसका एग्जाम्पल? इसका एग्जाम्पल है 2-क्लोरोब्यूटेन। अब देखिए इसका सूत्र क्या होता है? CH3 एरो CH3, यहाँ पर Cl, यहाँ H, यहाँ CH2, यहाँ CH3, और इस पर क्या होता है? sp3 संकरण होता है, और इसकी जो आकृति होती है वो होती है चतुष्फल की। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ आपको इतना अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए हम जब इसको क्या करेंगे, इसको हम मिरर में रख देंगे, यानी कि जब हम इसका दर्पण बनाने की कोशिश करेंगे तो ये वाला तो चला जाएगा इसकी तरफ, राइट की तरफ, और ये वाला चला जाएगा लेफ्ट की तरफ। तो हम यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं? हम यहाँ पर ये देख पा रहे हैं कि ये इसको नहीं ढक पा रहा। क्या कर रहा है? क्योंकि यहाँ पर है Cl, अगर ये यहाँ पर चला जाएगा तब भी दिखेगा, और ये यहाँ पर चला जाएगा तब यहाँ पर Cl नहीं दिखेगा। तो इस प्रकार ये क्या हो रहा है? इसको नहीं ढक पा रहा है, यानी कि यहाँ पर अध्यारोपण नहीं हो रहा है। तो यही हमारा क्या कहलाया? यही हमारा कहलाया कायरलता।
अब देखिए आगे बात करते हैं धारा प्रतिलोमन की। तो देखिए धारा प्रतिलोमन में क्या होता है, तो धारा प्रतिलोमन की परिभाषा देखिए, यदि रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात समूहों के जुड़ने का क्रम अभिकारक से उल्टा हो जाता है तो इस विन्यास को प्रतिलोमन कहते हैं। फिर से देखिए धारा प्रतिलोमन में क्या होता है, यदि रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात समूहों के जुड़ने का क्रम अभिकारक से उल्टा हो जाता है तो इस विलयन को प्रतिलोमन कहते हैं। देखते हैं यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल दिया गया है ये, ठीक है, ये एग्जाम्पल दिया गया, ये अभिकारक है, इसकी क्रिया कराई OH से, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर लिखा है यदि रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात समूह के जुड़ने का क्रम क्या हो जाता है, अभिकारक से उल्टा हो जाता है तो इस विन्यास को प्रतिलोमन कहेंगे। तो देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं ये एग्जाम्पल है, ये अभिकारक है, अब इसकी OH के साथ क्रिया कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर आना था Cl, लेकिन ये Cl उल्टा होके कहाँ चला जाएगा, वो चला जाता वहाँ पे, लेकिन वो चला जाएगा उधर, लेकिन वहाँ पे कार्बन आ जाएगा। तो देखिए ये Cl नहीं दिखेगा, ये जो OH है वो यहाँ पर आ गया HO, उसके बाद C ऐसा गया C, ये C2H5 था, ये हो गया H5C2, और यहाँ पर था H3C, तो ये हो गया CH3, और यहाँ पर आ गया हमारा C कार्बन। तो फ्रेंड्स यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ये इसका उल्टा हो रहा है, ये अभिकारक का क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है। तो इस विन्यास को हम क्या बोलेंगे, इस विन्यास को हम प्रतिलोमन बोलते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको धारा प्रतिलोमन क्या होता है अच्छे समझ में आ गया होगा, यानी कि उल्टा होना ही, अभिकारक का जो उल्टा होना ही धारा प्रतिलोमन कहलाएगा। अब देखते हैं रश्मिकरण, देखते हैं रश्मिकरण क्या होता है। तो देखिए D तथा L के समअणुक मिश्रण रश्मिक मिश्रण कहलाता है तथा यह प्रक्रम D तथा L को समअणुक में प्राप्त करना रश्मिकरण कहलाता है। फिर से देखते हैं रश्मिकरण क्या होता है। रश्मिकरण में देखिए D तथा L के समअणुक मिश्रण रश्मिकरण मिश्रण कहलाता है तथा यह प्रक्रम D तथा L को समअणुक में प्राप्त करना रश्मिकरण कहलाएगा। तो देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए, एक होता है D लैक्टिकम, एक होता है L लैक्टिकम। इसमें बोला गया ना D तथा L के समअणुक मिश्रण रश्मिक मिश्रण कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे, देखिए D तथा L के समअणुक मिश्रण रश्मिक मिश्रण कहलाते हैं तथा यह प्रक्रम क्या कहलाएगा, रश्मिरीकरण कहलाएगा। तो देखिए यहाँ पर D लैक्टिकम ले और यहाँ पर है L लैक्टिकम, यानी कि देखिए इस एग्जाम्पल में आप देख पा रहे हैं, अगर हो लेफ्ट साइड OH तो क्या होगा, वो होगा D लैक्टिक अम्ल, अगर हो राइट साइड OH तो होगा L लैक्टिक अम्ल। ये बात आपको अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि आपसे डायरेक्टली भी रश्मिकरण की परिभाषा पूछ सकता है एग्जामिनर 2 मार्क्स में। तो देखिए D लैक्टिक अम्ल में क्या होता है, इसमें लेफ्ट साइड OH होता है, और इस वाले L लैक्टिक अम्ल में क्या होता है, इसमें राइट साइड OH होता है। अब चलते हैं फ्रेंड्स, देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन को, जो कि है, अब देखिए अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर ख को। प्राथमिक द्वितीयक तथा तृतीयक अल्कोहलों की निर्जलन अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण लिखिए तथा प्राथमिक अल्कोहल के निर्जलीकरण की क्रियाविधि लिखिए, जो कि आपसे डायरेक्टली 5 मार्क्स का पूछा गया था। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए क्वेश्चन है, प्राथमिक द्वितीयक तथा तृतीयक अल्कोहलों की निर्जलन की अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण लिखिए तथा प्राथमिक अल्कोहल के निर्जलीकरण की क्रियाविधि लिखिए। देखिए डायरेक्टली 5 मार्क्स का पूछा गया है क्वेश्चन। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर अब देखते हैं हम। तो प्राथमिक अल्कोहल हमने लिख लिया, फिर द्वितीयक, तृतीयक और फिर प्राथमिक अल्कोहल के निर्जलन की क्रियाविधि, यानी कि हमसे यहाँ पर 3-4 बात पूछी गई। एक तो प्राथमिक का निर्जलीकरण, उसके बाद द्वितीयक का निर्जलन, उसके बाद तृतीयक अल्कोहल का निर्जलन और उसके बाद प्राथमिक अल्कोहल के निर्जलीकरण की क्रियाविधि। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि निर्जलन का क्या होता है। तो देखिए निर्जलन होता है यानी कि H2O का निकलना, H2O का निकलना ही क्या होगा, निर्जलन होगा। ये आप नोट डाउन करके लिख लीजिएगा कि H2O का निकलना ही निर्जलन होता है, निर्जलन होता है, ठीक है। H2O का निकलना ही निर्जलन होता है। और हमसे इस क्वेश्चन में कहा गया है कि प्राथमिक द्वितीयक तथा तृतीयक अल्कोहल की निर्जलन की अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण लिखिए, यानी कि हमें इसके बारे में थ्योरी नहीं लिखनी है, हमें वहाँ पर लिखना है रासायनिक समीकरण। और देखिए रासायनिक समीकरण के ही मार्क्स मिलते हैं, और जैसे आप रासायनिक समीकरण लिखते हैं तो उसके नीचे आपको नाम जरूर मेंशन करना चाहिए, क्योंकि तभी आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिलेंगे। अब देखते हैं प्राथमिक अल्कोहल का निर्जलन। तो देखिए प्राथमिक अल्कोहल क्या होता है, प्राथमिक अल्कोहल यानी कि CH3 CH2OH। तो ये क्या है, ये है हमारा प्राथमिक अल्कोहल। इसको हम 1 डिग्री अल्कोहल भी कह सकते हैं, 1 डिग्री अल्कोहल। तो देखिए इसकी हम किसके साथ क्रिया कराएंगे, इसकी हम क्रिया कराएंगे 90% सांद्र H2SO4 के साथ, यानी कि 90% सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया कराएंगे, 90% सांद्र H2SO4 के साथ क्रिया कराएंगे। और कितने डिग्री टेम्परेचर ताप पर, तो 170 डिग्री सेल्सियस ताप पर। तो हमारे यहाँ पर क्या बनकर आ जाएगा, हमारा बनकर आ जाएगा एथीन या CH2
डबल बॉन्ड CH2, इसको एथीन बोल दीजिए, एथिलीन बोल दीजिए। तो ये क्या प्राप्त हुआ, ये बनकर तैयार हुआ एथीन। यानी कि देखिए CH2, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, तो देखिए हाइड्रोजन क्या है, 3 2 5 6, 6 हाइड्रोजन है, तो 4 हाइड्रोजन यहाँ पर आ गए। देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH2 की एथीन हो गया। और उसके बाद देखिए क्या बचता है, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन बचता है, तो प्लस आ जाएगा H2O। तो यही हमारा क्या है, यही हमारा प्राथमिक अल्कोहल का निर्जलीकरण है। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको अच्छे समझ में आ गया होगा और हमें इस प्रकार से रासायनिक समीकरण बोर्ड एग्जाम में लिख कर आनी है। अब बात करते हैं द्वितीयक अल्कोहल का निर्जलीकरण। तो देखिए द्वितीयक अल्कोहल, तो द्वितीयक अल्कोहल होगा CH3 CH CH3OH। ये क्या है, ये हमारा द्वितीयक अल्कोहल, या इसको 2 डिग्री अल्कोहल भी कहते हैं, 2 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, तो ये हो गया 2 डिग्री अल्कोहल। इसकी हम क्रिया कराएंगे सांद्र H2SO4, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। और हम यहाँ पर कितने परसेंट H2SO4 लेंगे, तो हम यहाँ पर लेंगे 60% H2SO4 की उपस्थिति में क्रिया कराएंगे। और टेम्परेचर यहाँ पर कितना रखेंगे, 100 डिग्री सेल्सियस। तो हमारे यहाँ पर क्या बनकर तैयार हो जाएगा, हमारा बनकर तैयार हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। तो ये क्या है, ये बनकर तैयार हुआ हमारा प्रोपीन। क्या बनकर तैयार हुआ फ्रेंड्स, एक तो बनकर तैयार हुआ प्रोपीन, उसके बाद क्या बनकर तैयार होगा, उसके बाद बनकर तैयार हो जाएगा जल, क्योंकि ये द्वितीयक अल्कोहल का निर्जलन करना है हमें। और निर्जलन का मतलब होता है यानी कि H2O का निकलना। देखिए यहाँ पर देखते हैं हमारी जो समीकरण है वो संतुलित है या नहीं। यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 4 5 6 7 8, और यहाँ पर 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ऑक्सीजन 1 है और कार्बन कितने हैं, कार्बन है हमारे 3, तो यहाँ पर हमारे कार्बन 3 दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो हमारी समीकरण है वो संतुलित है। अब देखते हैं तृतीयक अल्कोहल को। तो देखिए तृतीयक अल्कोहल क्या होता है, तृतीयक अल्कोहल यानी कि CH3 C CH3 ये OH और यहाँ पर CH3। तो ये क्या है, ये हमारा 3 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल है ये। तो देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH3OH। इसकी हम क्रिया किसके साथ कराएंगे, इसकी क्रिया कराएंगे 20% सांद्र H2SO4 के साथ, यानी कि 20% सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ। तो यहाँ क्या बनकर तैयार हो जाएगा, और देखिए टेम्परेचर कितना रखेंगे, 80 डिग्री सेल्सियस रखेंगे। तो यहाँ पर क्या बनकर तैयार हो जाएगा, यहाँ पर बनकर तैयार हो जाएगा 2 एथिल प्रोपीन 1, 2 मैथिल CH3 C डबल बॉन्ड CH3 C डबल बॉन्ड CH2। और क्या बनकर तैयार हो जाएगा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर आ जाएगा CH3, और क्या बनकर तैयार हो जाएगा, और बनकर तैयार हो जाएगा हमारा जल, क्योंकि हमें यहाँ पर जल निकालना है। तो ये जो बनकर तैयार हुआ 2 मैथिल प्रोपीन 1, 2 मैथिल, ये हम इसका नाम लिख रहे हैं 2 मैथिल प्रोपीन 1। ठीक है, तो देखते हैं हमारी जो समीकरण है वो संतुलित है या नहीं। यहाँ पे कार्बन कितने दिखाई दे रहे हैं आपको, कार्बन है 1 2 3 4, 4 कार्बन है 1 2 3 4, 4 कार्बन है। उसके बाद हाइड्रोजन देखिए 6 7 6 और 9 10। तो देखिए 3 2 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पर हमारी जो समीकरण है वो संतुलित है। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था प्राथमिक अल्कोहल के निर्जलन की क्रियाविधि लिखिए। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर प्राथमिक अल्कोहल के निर्जलन की क्रियाविधि लिखनी है। तो देखिए लिखते हैं, यहाँ पर देखिए प्राथमिक अल्कोहल के निर्जलन की क्रियाविधि। तो देखिए हम यहाँ पे लिखते हैं प्राथमिक अल्कोहल के निर्जलन में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में 443 केल्विन ताप पर एथिल अल्कोहल को गर्म करने पर एथिलीन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में 443 केल्विन ताप पर एथिल अल्कोहल को गर्म करने पर एथिलीन प्राप्त होता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर लेंगे एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल क्या होता है, C2H5OH, ये है हमारा एथिल अल्कोहल। किसकी उपस्थिति में क्रिया कराएंगे, ये कराएंगे हम सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। और कितने टेम्परेचर पर, तो 443 केल्विन ताप पर हम इसको गर्म करेंगे। तो हमारा क्या बनकर तैयार हो जाएगा, हमारा बनकर तैयार हो जाएगा एथिलीन, यानी कि C2H4 लिख दीजिए, या CH2 डबल बॉन्ड CH2, या CH2 डबल बॉन्ड CH2।
तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम एथिलीन, एथिलीन। और हमारा क्या बनकर तैयार हो जाएगा, और हमारा जल बनकर तैयार हो जाएगा, यानी कि H2O। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर मैं सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में 443 केल्विन ताप पर एथिल अल्कोहल को गर्म करने पर एथिलीन प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हमने एथिल अल्कोहल के सांद्र H2SO4 443 केल्विन ताप पर गर्म किया, तो यहाँ हमारा प्राप्त हुआ एथिलीन, यानी कि CO2H4, और यहाँ से क्या निकला है, यहाँ से निकला है जल। अब देखते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन को, जो कि है, तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा ये देखिए, खा का अथवा करके फिनॉल से निम्नलिखित प्राप्त करने का रासायनिक समीकरण लिखिए। फर्स्ट है 4 नाइट्रोफिनॉल, सेकंड है पिक्रिक अम्ल, थर्ड है 4 ब्रोमोफिनॉल, फोर्थ है सैलिसैल्डिहाइड, और फिफ्थ है बेंजोक्विनोन। तो देखिए हमें क्या करना है, हमें फिनॉल से ये कंपाउंड प्राप्त करने हैं, यानी कि फिनॉल से 4 नाइट्रोफिनॉल, फिनॉल से पिक्रिक अम्ल, फिनॉल से 4 ब्रोमोफिनॉल, फिनॉल से हमें प्राप्त करना है सैलिसैल्डिहाइड और बेंजोक्विनोन। तो देखते हैं अब हम इसका आंसर। और यहाँ पर बोला गया है रासायनिक समीकरण लिखिए, यानी कि हमें यहाँ पर थ्योरी नहीं लिखनी है, हमें यहाँ पर डायरेक्टली रासायनिक समीकरण लिखनी है, क्योंकि केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट है रासायनिक समीकरण। अगर आपकी रासायनिक समीकरण सही है तो सब कुछ सही है, तब आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिलेंगे, लेकिन अगर रासायनिक समीकरण सही नहीं है तो आपको पूरे में से पूरे मार्क्स नहीं मिल सकते। तो देखिए फिनॉल से निम्नलिखित प्राप्त करने का रासायनिक समीकरण लिखिए, डायरेक्टली 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए फिनॉल से 4 नाइट्रोफिनॉल हम कैसे प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं फिनॉल का जो सूत्र होता है, यानी कि फिनॉल का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, वो होता है C6H5OH, या होता है हमारा बेंजीन रिंग पर OH। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फिनॉल। ये फिनॉल की संरचना सूत्र है C6H5OH या बेंजीन रिंग पर OH। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब देखते हैं 4 नाइट्रोफिनॉल कैसे प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाएंगे। ये क्या है, ये है बेंजीन रिंग पर OH, ठीक है, ये हो गया फिनॉल। तो फिनॉल की किसके साथ क्रिया कराएंगे, फिनॉल की क्रिया कराएंगे तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ, HNO3 के साथ। किसके, तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया कराएंगे। और ये क्या है, ये है हमारा फिनॉल, ठीक है। यहाँ पर हम देखिए हम तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ क्यों क्रिया करा रहे हैं, हम यहाँ पर सांद्र के साथ भी तो करा सकते थे। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि हमने यहाँ पर तनु के नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया कराएंगे, तभी हमारा 4 नाइट्रोफिनॉल बनकर तैयार होगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर सांद्र H2SO4 के साथ, यानी कि सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया कराएंगे, तो हमारा यहाँ पर क्या बनकर तैयार हो जाएगा, पिक्रिक अम्ल बनकर तैयार हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो देखिए फिनॉल की तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया कराएंगे, तो यहाँ पर बनकर आ जाएगा 4 नाइट्रोफिनॉल, यानी कि बेंजीन रिंग। ये क्या है, ये है हमारी बेंजीन रिंग पर OH फिनॉल। और देखिए 4 नाइट्रोफिनॉल, सबसे पहले लिखते हैं 4 नाइट्रोफिनॉल, ठीक है। ये कंपाउंड बनाना है 4 नाइट्रोफिनॉल। अब देखिए यहाँ पर बोला है 4, तो काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 4 आया यहाँ पर, चाहे यहाँ पर बात करें 1 2 3 4 आ रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, यहाँ पर आ जाएगा NO2। क्या आएगा, यहाँ पर आएगा NO2। फिर से देख लीजिए बेंजीन रिंग पर OH, तो हो गया फिनॉल। लेकिन हमसे बोला गया है, हमने यहाँ पर फिनॉल की तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया कराई, तो हमारा क्या कंपाउंड बनकर तैयार हुआ, तो फिनॉल ये बेंजीन रिंग पर OH, उसके बाद 1 2 3 4 पर NO2 और क्या बनकर तैयार होगा, और बनकर तैयार होगा जल H2O। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको ये अच्छे समझ में आ गया होगा। और देखिए यहाँ पर है 4 पर है NO2, ठीक है। तो ये हमारा बनकर तैयार हुआ 4 नाइट्रोफिनॉल। अब देखते हैं आगे, अब हमें बनाना है फिनॉल से पिक्रिक अम्ल। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम ये फिनॉल का स्ट्रक्चर बनाएंगे बेंजीन रिंग पर OH। अब यहाँ पर आप लिखेंगे फिनॉल की क्रिया किसके साथ कराएंगे, तो फिनॉल की क्रिया हम सांद्र के साथ करा देंगे 3HNO3, और किसकी उपस्थिति में, और कराएंगे सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। तो हमारा क्या बनकर तैयार हो जाएगा, हमारा बनकर तैयार हो जाएगा पिक्रिक अम्ल। इसके लिए सबसे पहले हमें बनाना है फिनॉल, ठीक है, यहाँ पर है OH, ये बनाना है फिनॉल। अब देखिए यहाँ पर आ जाएगा NO2 पर, एक आ जाएगा यहाँ पर O2N, एक आ जाएगा यहाँ पर,
और हमारा क्या बनकर तैयार हो जाएगा, और बनकर तैयार हो जाएगा हमारा जल, यानी कि 3H2O बनकर तैयार हो जाएगा। तो देखिए ये क्या बनकर तैयार हुआ, ये बनकर तैयार हुआ है पिक्रिक अम्ल। पिक्रिक 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 अम्ल बनकर तैयार हुआ है। और देखिए इसका और नाम क्या है, इसका नाम है 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। ठीक है, यह 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। तो पिक्रिक अम्ल, फिनॉल की हमने यहाँ पर HNO3 के साथ क्रिया कराई सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, तो हमारा बनकर तैयार हुआ पिक्रिक अम्ल। यहाँ पे देखिए बेंजीन पर OH, तो फिनॉल। आप देखिए 2,4,6 पर NO2 आ जाएगा, तो इसको बोलेंगे 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल या पिक्रिक अम्ल, और हमारा जल बनकर तैयार हो जाएगा। अब देखिए अगला हमारा 4-ब्रोमोफिनॉल कैसे प्राप्त होगा। तो देखिए 4-ब्रोमोफिनॉल हम कैसे प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है फिनॉल। फिनॉल के साथ हम क्या करेंगे, फिनॉल के साथ Br2 यानी कि ब्रोमीन जल के, फिनॉल की ब्रोमीन जल के साथ क्रिया करा देंगे। ये क्या है, Br2 यानी कि ब्रोमीन जल। और किसकी उपस्थिति में कराएंगे, ये कराएंगे हम सीजियम की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में करा रहे हैं, सीजियम की उपस्थिति में करा रहे हैं। आप इसका नाम जरूर लिख लेना, सीजियम। ये फिनॉल है और ये Br2 जल मान लीजिए, तो ये ब्रोमीन जल। फिनॉल की ब्रोमीन जल के साथ सीजियम की उपस्थिति में क्रिया कराएंगे, तो हमारा क्या बनकर तैयार हो जाएगा, हमारा यहाँ पर बनकर तैयार हो जाएगा बेंजीन रिंग पर OH, और बोला ना 4-ब्रोमोफिनॉल, तो 1 2 3 4, तो यहाँ पर आ जाएगा Br। और देखिए यहाँ पर कितने, यहाँ पर एक Br और बचता है, तो यहाँ पर आ जाएगा HBr। ये देखिए ये, ठीक है, ये इसका था। यहाँ पर देखिए 4-ब्रोमोफिनॉल, फिनॉल की हमने ब्रोमीन जल के साथ यानी कि Br2 जल के साथ क्रिया कराई, किसकी उपस्थिति में, सीजियम। किसकी उपस्थिति में कराई, सीजियम की उपस्थिति में कराई, तो हमारा क्या बनकर तैयार हुआ, बेंजीन रिंग पर OH Br। ठीक है, ये हमें कंपाउंड बनाना था 4-ब्रोमोफिनॉल। ये है 4-ब्रोमोफिनॉल। ठीक है, और फ्रेंड्स मैं आपको फिर से कहूँगी कि आपको क्या करना है, आपको कंपाउंड के नीचे नाम जरूर मेंशन करना है, तभी आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिलेंगे। और देखिए और क्या बनकर तैयार हुआ, HBr। अब आप सोचोगे यहाँ पर H आया तो आया कहाँ से, क्योंकि बेंजीन रिंग पर OH ऐसा कैसी है, और यहाँ पर एक Br यहाँ पर चला गया, एक Br यहाँ बचा, तो एक H जो आया वो कहाँ से आया। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ, ये जो बेंजीन की जो हमारी रिंग होती है, ये किससे बने होते हैं, कार्बन से बने होते हैं। इसके हर कॉर्नर पर कार्बन होते हैं, और हर कार्बन हाइड्रोजन के साथ जुड़ा होता है, तो इसलिए यहाँ से हमने H ले लिया, तो आ गया HBr। अब देखते हैं फिनॉल से हम सैलिसैल्डिहाइड कैसे प्राप्त करेंगे। तो देखिए सैलिसैल्डिहाइड कैसे प्राप्त करेंगे। तो देखिए फिनॉल के साथ किसकी क्रिया कराएंगे, ये फिनॉल के साथ क्रिया कराएंगे हम, फिनॉल बेंजीन रिंग पर OH। किसकी क्रिया कराएंगे, क्लोरोफॉर्म की CHCl3, और किसकी कराएंगे, और कराएंगे क्षार की यानी कि 3NaOH की क्रिया कराएंगे। कितने डिग्री टेम्परेचर ताप पर, तो 333 केल्विन ताप पर। तो हमारे यहाँ पर क्या बनकर आ जाएगा, हमारा बनकर तैयार हो जाएगा, हमारा यहाँ पर बनकर तैयार हो जाएगा सैलिसिलएल्डिहाइड। बेंजीन रिंग पर OH यहाँ पर, और यहाँ पर CHO, तो ये क्या है, ये है सैलिसिलएल्डिहाइड, सैलिसैल्डिहाइड। ठीक है, ये है सैलिसैल्डिहाइड, और यहाँ पर आ जाएगा 3NaCl। ये हमने यहाँ पर 3 की गुणा इसलिए करी है क्योंकि हमारे समीकरण संतुलित हो सके। तो 3NaCl, और क्या बचता है, और बचता है 2H2 प्लस 2H2O। तो देखिए सैलिसैल्डिहाइड कैसे प्राप्त होगा, हमने यहाँ पर फिनॉल की क्रिया क्लोरोफॉर्म के साथ, ये क्या है, ये है क्लोरोफॉर्म और क्षार के साथ क्रिया कराई, कितने डिग्री टेम्परेचर ताप पर, तो ये कराई हमने 333 केल्विन ताप पर। तो क्या प्राप्त हुआ, सैलिसैल्डिहाइड और सोडियम क्लोराइड, और हमारा जल बनकर तैयार हुआ। ये फ्रेंड्स हमारी महत्वपूर्ण अभिक्रिया राइमर-टीमन यानी कि रिमर-टीमन अभिक्रिया है। तो फ्रेंड्स आप इसको नोट डाउन कर लेना। अब चलते हैं आगे, अब देखते हैं बेंजोक्विनोन। देखिए बेंजोक्विनोन हम कैसे प्राप्त करेंगे। तो देखिए फिनॉल की क्रिया हमें किसके साथ करानी है, फिनॉल की क्रिया बेंजीन रिंग पर OH। फिनॉल की क्रिया किसके साथ करा देंगे, यहाँ कराएंगे हम Na2Cr2O7।
फिनॉल की क्रिया Na2Cr2O7 H2SO4 की उपस्थिति में इसका ऑक्सीकरण करा देना है नवजात ऑक्सीजन के साथ इसका ऑक्सीकरण करा देंगे तो यहाँ पर क्या बनकर तैयार हो जाएगा, यह हमारा बनकर तैयार हो जाएगा, ये देखिए ये बनकर तैयार हो जाएगा O, यहाँ पर डबल बॉन्ड O। तो ये क्या बनकर तैयार हुआ, ये बनकर तैयार हुआ है बेंजोक्विनोन, बेंजोक्विनोन बनकर तैयार हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा कि हमने अब फिनॉल की क्रिया Na2Cr2O7 या H2SO4 की उपस्थिति में इसका ऑक्सीकरण करा दिया तो हमारे यहाँ पर क्या कंपाउंड बनकर तैयार हुआ, बेंजोक्विनोन। ठीक है, अब फ्रेंड्स देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन को। तो फ्रेंड्स ये हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 7 का कीटोनों के विवेचन की 5 विधियों का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो फ्रेंड्स इस वाले क्वेश्चन को हम कल की वीडियो में करने वाले हैं, यानी कि कल की वीडियो में हम अपने पेपर कोड 347 KB को कंप्लीट कर देंगे। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ फ्रेंड्स, आप कहाँ से हैं और आपका क्या नाम है और आपका इस बार कितने मार्क्स लाने का टारगेट है ये आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और आप इस वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर ज़रूर करिएगा ताकि सभी की हेल्प हो सके। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।